नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी आने वाली परीक्षा के लिए दिलो जान से लगे होंगे। आज की इस बड़ी खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे पीएम मोदी के यूरोपीय आगमन पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो यूरोप में आगमन हुआ है उसमें जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीन देशों की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और ये तीन देश भारत की दृष्टि से हमारे इनके साथ कैसे संबंध हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 से संबंधित हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स का पुनरावलोकन करा जाएगा। तो इसकी जो चौथी क्लास होनी है वो कल यानी कि 4 मई को सुबह 10 बजे से आपके यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी। उस क्लास का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि 2 मई से 4 मई तक यानी कि 3 दिवसीय यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण समझौतों पर बात होगी। जैसे जैसे इनकी यात्रा बढ़ती जाएगी उसमें जो भी समझौते होंगे या कोई भी संधियां होंगी तो वो हम आपके साथ चर्चा पे लाएंगे। अभी तक के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो पड़ाव रहेगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का वो कहां पे रहेगा? जर्मनी में। अब जर्मनी किस दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है इस पे देख लेते हैं। आपको पता होगा कि अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की बात करते हैं, 2011 में यह गठित करी गई थी भारत और जर्मनी के बीच में। इसमें कुछ मुद्दे थे जिन पर भारत और जर्मनी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे कि बात करी जाए अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष में जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जो जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जर्मन एरोस्पेस सेंटर, ठीक है, तो इनके बीच में अनुबंध हुआ था कि ये लोग आपस में एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे प्लस तकनीकी का आदान प्रदान करेंगे। बात करी जाए कृषि की तो कृषि में तकनीकी का आदान प्रदान किया जाएगा। बात करी जाए स्मार्ट शहर परियोजनाओं की, जैसा कि आपको पता है स्मार्ट सिटी की परियोजना है भारत सरकार की, तो इसमें भी जर्मनी जो है वो अपना योगदान देगा। समुद्री संसाधनों की बात करी जाए कि किस तरीके से समुद्र के अंदर जो संसाधन है उनका सतत एक उपयोग करा जा सकता है, उसमें दोनों देश साझा करेंगे सूचनाएं। वैज्ञानिक तकनीकी की बात करी जाए तो इसमें शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आएंगे। आयुर्वेद की बात करी जाए या योग की बात करी जाए तो यह भी विषय इस समिति में आते हैं, इस परामर्श में आते हैं। बात करी जाए रोगों पर शोध करने की, रोगों पर शोध करा जाएगा जिससे कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनको दूर करा जा सके, तो इस पर भी दोनों देश जो हैं एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को साझा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो G4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और जर्मनी दोनों ही इस G4 ग्रुप के सदस्य हैं। G4 कौन सा ग्रुप है? यह वही ग्रुप है जो अपनी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो स्थायी सदस्यता के लिए अपने आप को नॉमिनेट करते हैं खुद, ठीक है। तो भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ये G4 कंट्री आते हैं। इसमें से हर एक कंट्री एक दूसरे का समर्थन करता है कि भविष्य में जब भी P5 जो देश हैं इनको जब बढ़ाया जाएगा तो उसमें इन देश, ये जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये अपनी सदस्यता का दावा करेंगे और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। चलिए यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कॉफी क्लब क्या है? कॉफी क्लब, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि कॉफी क्लब किसे कहते हैं। दूसरा देखिए, जर्मनी की बात करी जाए तो कृषकों की आय दुगनी करना यह भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 में। इसमें भी जर्मनी हेल्प करेगा कि किस तरीके से नई तकनीकों का यूज कर सकते हैं बीजारोपण में, कृषि में, सिंचाई में, ठीक है, जिससे कि भारत सरकार की जो कृषि की आय दुगना करने का लक्ष्य है उसको जल्दी से जल्दी पाया जा सके। अगर रक्षा गलियारों की बात करें जिसमें डिफेंस कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन दो राज्यों में रक्षा गलियारे खोले जाएंगे। तो इन गलियारों में भारत ने ऑलरेडी जर्मनी की जो रक्षा उत्पाद की कंपनियां हैं उनको आमंत्रित किया है कि भाई आप आइए और अपना जो भी कारखाने हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं वो इन दो राज्यों में आप लगाएंगे तो आपको जो भी सुविधाएं होंगी आधारभूत वो हमारे द्वारा दी जाएंगी। दूसरे पड़ाव की बात करें तो दूसरा पड़ाव होगा डेनमार्क। डेनमार्क आपको पता होना चाहिए, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन। अभी मैं सारे जो तीनों यूरोपीय देश हैं उनको मैं मानचित्र पे आपको दिखा दूंगा कि ये कहां पर पड़ेंगे। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हरित रणनीतिक के बारे में, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि हरित रणनीतिक साझेदारी।
अभी सुनने में कठिन लग रहा होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या चीज होती है। जैसा कि ग्रीन की बात करें, कहीं पर भी हरित वर्ड आता है तो इसका सीधा सा मतलब आता है, ये किसकी बात करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, तो इन सारे क्षेत्रों में जो डेनमार्क है वो अपनी तकनीक भारत के साथ शेयर करेगा। आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में डेनमार्क का पूरे विश्व में लोहा माना जाता है कि इनके पास इसकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ ये शेयर करेंगे तो आपको पता है कि भारत की अगर तटरेखा की बात करें तो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर की लगभग तटरेखा भारत में आती है। तो ज्वारी ऊर्जा की बात करी जाए या महासागरीय ऊर्जा की बात करी जाए तो हम इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको मिनिमाइज करा जा सके, उसको कम से कम करा जा सके, और जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो नुकसान है उसको कम करा जा सके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, याद रखिएगा, यह हमारी डेनमार्क के साथ है। 140 से अधिक मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट आपको पता है भारत का है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे? आत्मनिर्भर भारत से। आपको पता भी होना चाहिए, आपने अगर न्यूज में हमारे प्रधानमंत्री का भाषण देखा होगा जर्मनी में, तो उन्होंने साफ साफ इस भाषण में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो शब्द थे इनको यूज करा है। तो जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो भी जैसे रक्षा मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति होते हैं, ये कोई भी ऐसा शब्द यूज करेंगे, तुरंत ये जान लेना चाहिए, तुरंत वो योजना के बारे में पढ़ लेना चाहिए, वो परीक्षा में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेक इन इंडिया की बात करी जा रही है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो मेक इन इंडिया है वो आत्मनिर्भर भारत का एक ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि जो आत्मनिर्भर भारत परियोजना है उसको बल कहां से मिलता है? उसको बल मिलता है कहां से? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, भारत का प्रथम नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था। नॉर्डिक आपको पता होना चाहिए, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से होते हैं? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। ये 5 देश जो हैं वो नॉर्डिक कंट्री में आते हैं। अभी मैं इनको भी मैप में दिखा दूंगा कि ये कहां पर आते हैं। एक तथ्य यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएसए के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा, भारत इकलौता ऐसा देश है जो नॉर्डिक कंट्रियों के साथ सहयोग करता है, ठीक है, जिनको नॉर्डिक कंट्री ये शिखर सम्मेलन में बुलाते हैं। तो यहां से भी देखा जाए तो डेनमार्क के साथ हमारा यह भी एक संबंध है। अगर एक बार भारत डेनमार्क के व्यापार पर नजर डालेंगे तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, और यह हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है कि हमारा जो डेनमार्क के साथ व्यापार रहता है वो सरप्लस पे रहता है, यानी कि अधिशेष पे रहता है। हम हमेशा लाभ में रहते हैं, ठीक है। आप नजर डालिए तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कितना करता है? 841, अगर लेटेस्ट फिगर की मैं बात करूं, और इंपोर्ट इंडिया में डेनमार्क से कितना सामान आता है? 696, ये मिलियन डॉलर, यूएस मिलियन डॉलर का। तो हम ज्यादा सामान भेजते हैं और कम आयात करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज होती है, ये सकारात्मक व्यापार होता है, और आप देखेंगे तो ये चीजें आपको लगातार सकारात्मक ही रूप से दिखेंगी। यहां पर आप नजर डालिए तो 211 मिलियन डॉलर का सकारात्मक जो है हम रहते हैं, 219, 209, 101, 166 और 145। ये कम इस वजह से हुआ है कि ये कोविड-19 से जो परिवहन था, उसकी जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी, या जो लॉकडाउन लगा तो उसके कारण से जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उत्पादन हो रहा था, वो कम से कम हो रहा था। अगले तृतीय जो पड़ाव रहेगा हमारे प्रधानमंत्री का, वो कहां पे रहेगा? वो रहेगा फ्रांस में। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो पिक्चर में व्यक्ति बैठे हैं ये कौन है। ये फ्रांस में दोबारा से रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इलेक्ट होने का, राष्ट्रपति के रूप में ये फिर से निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर फ्रांस हमारे लिए क्या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1998 से हमारे फ्रांस के रिश्ते हैं। बात करी जाए रक्षा की, बात करी जाए अंतरिक्ष की, तो इन दोनों में परमाणु सहयोग करने की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु सहयोग में जो जैतापुर है, ठीक है, जैतापुर में जो हमारे नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं, उसमें फ्रांस ने अपनी तकनीक जो है वो हमसे साझा करी है, ठीक है। अंतरिक्ष सहयोग की बात करी जाए तो जैसे गगनयान मिशन की बात करी जाए तो गगनयान मिशन जो है उसमें फ्रांस हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है, और भी जो तकनीक है वो साझा कर रहा है। पोखरण परीक्षण में आपको पता है कि 1998 में जो पोखरण परीक्षण हुए थे, 2 पोखरण परीक्षण हुए थे, उसमें जितने पश्चिमी देश थे, यहां तक कि अमेरिका ने तो हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाया था, फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत की निंदा नहीं करी थी, है ना। अगर यूएनएससी की हम जो बात करते हैं, परमानेंट
सीट की कि हमें परमानेंट P5 में जगह दी जाए, तो उसमें भी फ्रांस जो है हमें सपोर्ट करता है कि नहीं, भारत को ये करना चाहिए, भारत को यहां पर आना चाहिए। जो पुलवामा में हमले हुए थे उसके बाद भी जो फ्रांस था उसने हमारा सपोर्ट करा, और हाफिज सईद जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, इसको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी जो लिस्ट बनती है, इसमें आतंकवादी जो था इनको इस लिस्ट में एंट्री दिलवाई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता जो है वो फ्रांस इस साल कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ जो है वो भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। तो हमारे जो यूरोपीय संघ के साथ जो बहुत समय से एक एग्रीमेंट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता, तो अगर वो हमारे और यूरोपीय संघ के बीच में हो जाता है तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। ठीक है, तो ये चीजें फ्रांस की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राफेल विमान की बात कर लीजिए तो 36 राफेल विमान जो थे वो हमने फ्रांस से खरीदे हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की बात कर लें तो ये पनडुब्बियां भी फ्रांस से हमने खरीदी हैं। ठीक है, फ्रांस जो है खरीदी नहीं है, फ्रांस बेसिकली इन पनडुब्बियों को भारत में ही बनाएगा, है ना, भारत के साथ जो तकनीक है उसको साझा करेगा। तो भारत फ्रांस के संबंधों के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया, राफेल विमान की मैंने आपको बात बताई। यहां पे ये चीज तथ्यात्मक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे और फ्रांस के बीच में लगातार क्या है, सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, और सैन्य अभ्यास तीनों ही सेनाओं के संयुक्त रूप से होते हैं। यानी कि अगर स्थल सेना की बात करें तो शक्ति एक्सरसाइज की बात करें, वरुण की बात करेंगे तो नौसेना अभ्यास होता है, वायुसेना में गरुड़ होता है। ये यूपीएससी इस पर प्रश्न भी पूछता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की मैंने आपको बात बताई। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैतापुर में जो लगा हुआ है उसमें फ्रांस हमारी हेल्प करता है। अंतरिक्ष सहयोग में जो गगनयान मिशन है उसमें फ्रांस हमारी हेल्प करता है। तो बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर फ्रांस जो है वो भारत के साथ खड़ा होता है। बात करी जाए अगर कश्मीर मुद्दे की, बात करी जाए आर्टिकल 370 की, तो फ्रांस ने हमेशा भारत का सपोर्ट करा है इन दोनों मुद्दे को लेके। अब अगर भारत और यूरोप के संबंधों को देख लें एक बार, तो पहले से शुरुआत से यूरोपियन यूनियन को मतलब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके साथ भारत की जो साझेदारी रहती है या जो व्यापार रहता है वो बहुत अधिक रहता है, और हमारे साथ व्यापार भारत का इतना ज्यादा रहता नहीं है। इसके लिए देखिए, भारत भी प्रयास कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी प्रयास कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मुक्त व्यापार समझौते के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में हो जाता है तो ये बहुत अच्छा भारत के लिए, भारत की अगर आर्थिक प्रगति की बात करें या यूरोपियन यूनियन के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 1962 से ही हमारे यूरोपीय आर्थिक समुदाय है उसके साथ हमारे संबंध रहे हैं। ठीक है, बात करी जाए मंत्री स्तरीय बैठकों की तो 1994 से ही हमारे मंत्री स्तरीय बैठकें जो थी वो यूरोपियन यूनियन के साथ स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, परमाणु स्वास्थ्य की बात करें, तो इन सारी चीजों में हमारे जो संबंध हैं यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे रहे। तो ये आज की चर्चा का एक संक्षिप्त रूप था। मैंने आपको आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करी है। हालांकि भारत के इन 3 देशों के साथ जो संबंध है उस पर तो बहुत ज्यादा चर्चा करी जा सकती है, परंतु अभी के लिए संक्षिप्त रूप से मैंने आपको जो मेन पॉइंट थे वो बताए, जिससे कि आपके समझ में ये चीजें आनी चाहिए, एक समझ बन जानी चाहिए बेसिक सी कि भाई ये जो 3 देश हैं वो भारत के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार नजर डाल देते हैं मानचित्र पर कि ये तीनों देश जो हैं, या बात करी जाए जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन कहां पड़ेगी। तो देखिए, एक तो तरीका है कि मैं मानचित्र में आपको वो चीज दिखाऊं, दूसरा तरीका है कि मैं उसको यहीं पर बना के दिखाऊंगा, जो साथ में आप बनाइएगा तो आपको याद भी रहेगा। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रांस जो देश है, तो आपने देखा होगा फ्रांस है तो फ्रांस के ऊपर एक जल निकाय आता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंग्लिश चैनल बोल देते हैं। तो फ्रांस और इंग्लिश चैनल क्या करता है? फ्रांस और किसको अलग करता है? यूके को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को, इन दोनों देशों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। फ्रांस से ही जुड़ा हुआ एक देश है जिसको क्या बोलते हैं? बेल्जियम बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। बेल्जियम से ऊपर आप जाओगे तो इससे जुड़ा हुआ एक देश है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड, बेल्जियम और
फ्रांस, इन तीनों से सीमा साझा करता है कौन सा बड़ा देश? वो है क्या? जर्मनी, जो आज की न्यूज में था। अब जर्मनी से भी और उत्तर में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा देश, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा डेनमार्क। डेनमार्क के अगर और पास आप जाएंगे तो यहां पर आपको बाल्टिक सागर भी देखने को मिलेगा। तो बाल्टिक सागर याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जो मैंने आपको दिखाई। अगर आप नॉर्डिक कंट्री की बात करेंगे, नॉर्डिक कौन कौन से कंट्री हैं, तो यहां पर बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले जो नॉर्डिक कंट्री आता है वो क्या है? वो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे से ही जुड़ा हुआ जो दूसरा कंट्री है वो क्या है? स्वीडन है। स्वीडन से ही जुड़ा हुआ तीसरा कंट्री है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनलैंड बोलते हैं। ठीक है, फिनलैंड के ऊपर जैसे अब देखो, जैसे यहां पर है ना, यहां पर ये तुम्हें मिलेंगे आर्कटिक वृत्त के चारों तरफ, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ये आर्कटिक वृत्त पे मिलेंगे। इसी के नीचे है, ये मिलेगा डेनमार्क, जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है। तो अगर इस मैप को, इतने पोर्शन को मैं उठा के यहां रख दूंगा तो यहां पर ये चीज आ जाएगी, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना, नॉर्वे से जुड़ा कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन के बाद फिनलैंड आता है। अगर यही क्रम पूछ दिया जाए तो फिनलैंड को यहां मत रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। अगर बात करी जाए इसमें चौथा जो कंट्री आइसलैंड है, तो वो एकदम अलग, थोड़ी दूर पे आपको दिखेगा। यहां पे नॉर्वे के ऐसा पश्चिम में आपको दिखेगा, वो आइसलैंड कंट्री है। ठीक है, आइसलैंड देश है। तो ये मैप था जो आज देश चर्चा में थे, उनके बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।